उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। कहा जाता था इस हवेली के दरवाजे के भीतर जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते थे वहां आज भी पुराने जमाने के राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। लेकिन ये सब अफवाहें थीं या शायद नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग रहस्यमयी भारतीय हवेलियां पर एक प्रोजेक्ट चला रहा था। इसमें 4 छात्रों की टीम चुनी गई। आरव, एक तेज लेकिन जिज्ञासु छात्र, सिया, जिसे डर से ज्यादा रहस्य आकर्षित करते थे, विनय, जो सब में सबसे हाजिर जवाब था, और रिया, जो चीजों को दिल से महसूस करती थी। प्रोफेसर देवेश शर्मा ने उन्हें कहा, राजगढ़ हवेली का इतिहास ढूंढो, अफवाहों के पीछे क्या सच्चाई है ये पता लगाओ। आरव मुस्कुराया, सर, अगले हफ्ते तक हवेली का रहस्य हम आपके सामने रख देंगे। टीम पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। सड़कें सुनसान थीं, पेड़ों की डालियां अंधेरे में हिल रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव पहुंचने पर उन्हें बुजुर्ग रघुनाथ बाबा मिले। जब आरव ने हवेली के बारे में पूछा तो बाबा कांपते हुए बोले, बेटा, उस हवेली के अंदर जो गया वो लौट कर नहीं आया। पिछली बार एक साहसी रिपोर्टर गया था, अब बस उसका कैमरा मिला था। सिया ने हंसकर कहा, बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होते, हम बस रिसर्च करने आए हैं। बाबा ने सिर झुका लिया, जो सोचो वही करो, पर याद रखना हवेली की तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां वो रहती है। अगले दिन सुबह वे चारों हवेली के सामने खड़े थे। लोहे का बड़ा दरवाजा जंग खाया हुआ था। जैसे ही आरव ने उसे धक्का दिया, दरवाजा कर्क की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, एक राजा, एक रानी और एक बच्चा। रानी की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो जिंदा हो। रिया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है ये चित्र हमें देख रहे हैं? विनय ने हंसते हुए कहा, शायद हमें ही ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और रानी का चित्र जमीन पर गिर गया। उसके पीछे एक छुपा दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, अंदर मोमबत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की महक थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में रखी थी एक पुरानी डायरी। सिया ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं महारानी ललिता, राजगढ़ की आखिरी रानी हूं। डायरी में आगे लिखा था, मेरे पति राजा देवव्रत को किसी ने धोखा दिया, हमारे बेटे की हत्या कर दी गई। मैंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरे परिवार के साथ न्याय नहीं होगा इस हवेली में कोई शांति नहीं पाएगा। रिया के हाथ कांपने लगे। क्या इसका मतलब ये हवेली सच में शापित है? आरव ने कहा, शायद, लेकिन हमें यह जानना होगा कि राजा की मौत के पीछे कौन था। रात हो चुकी थी। हवेली के बाहर तूफान था। टीम ने तय किया कि वे वहीं रहेंगे। मोमबत्तियां जलाई गईं, कैमरे लगाए गए और हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। करीब आधी रात अचानक विनय के कैमरे में कुछ दिखा, एक सफेद साया जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सिया ने कैमरा झूम किया। ये क्या है? साया धीरे धीरे पास आया और साफ दिखाई दिया। वो वही रानी थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरे बेटे के हत्यारे हो? वो आवाज जैसे हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। आरव ने कांपते हुए कहा, नहीं, हम सच्चाई जानने आए हैं। साया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो सच्चाई तीसरी मंजिल पर है, जहां मेरा शाप अधूरा है। बाबा ने मना किया था, लेकिन अब जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। तीनों टॉर्च लेकर ऊपर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती थीं। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक कमरा बंद था जिस पर पुराना ताला लटका था। विनय ने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। अंदर धूल भरा तख्त, टूटी मूर्तियां और एक पुराना शीशा था। आरव ने टॉर्च शीशे पर डाली और अचानक सब चौंक गए। शीशे में उनकी परछाई नहीं थी, बल्कि दिख रहा था एक राजा जो खून में लथपथ खड़ा था। राजा ने शीशे से कहा, मेरी मौत के पीछे मेरे ही मंत्री का हाथ था। उस धोखेबाज ने मेरे बेटे को मार डाला। और रानी ने प्रतिज्ञा की कि कोई भी इस हवेली में चैन से नहीं सो सकेगा। डायरी के दूसरे हिस्से में लिखा था, मंत्री सोमेश ने लालच में आकर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उसे हवेली के इसी कमरे में कैद किया और तब तक छोड़ा नहीं जब तक उसने दम नहीं तोड़ा। लेकिन पन्ने पर आखिरी लाइन खून से लिखी थी,
उसकी आत्मा अब भी यहीं है। जैसे ही आरव ने पढ़ा, पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई और कमरे में किसी की हंसी गूंजने लगी। मैं सोमेश हूं, हवेली अब मेरी है। विनय डर के मारे बोला, ये मजाक नहीं है आरव। लेकिन अचानक विनय का शरीर जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुली थीं, पर सांसें नहीं चल रही थीं। रिया चीखी, हमें यहां से निकलना होगा। सिया ने जल्दी से डायरी पलटी। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई सच्चे दिल से हमारे लिए न्याय चाहता है तो वह हवेली के मंदिर में दीपक जलाए और राजा के नाम शपथ ले। वे भागते हुए नीचे पहुंचे। मंदिर में एक टूटी मूर्ति थी। आरव ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और कहा, हे रानी ललिता, मैं तुम्हारे परिवार के न्याय के लिए आया हूं। अचानक हवेली कांपने लगी। दरवाजे खुद खुल गए और ऊपर से वही सफेद साया उतरा। रानी बोली, तुमने सच्चाई खोज ली, अब हमारा शाप खत्म होगा। उसने हवा में विलीन होते हुए कहा, राजगढ़ अब मुक्त है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर भीड़ लगाए थे। टीम बाहर आई, लेकिन केवल 3 लोग। रिया ने पूछा, विनय का क्या हुआ? आरव चुप रहा। उसने कहा, शायद वो हवेली का हिस्सा बन गया। जब वे कार से जा रहे थे, पीछे हवेली के शीशे में कुछ हल्का सा हिला। विनय खिड़की पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उपसंहार दिल्ली लौटने पर प्रोफेसर देवेश शर्मा ने पूछा, तो राजगढ़ हवेली का रहस्य क्या था? आरव ने कहा, साहब, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें किताबों में नहीं लिखा जा सकता। और उसी रात उसके लैपटॉप में खुद ब खुद एक वीडियो चल पड़ी। विनय का चेहरा और पीछे वही आवाज, हवेली अब मुक्त नहीं रही।